हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्काराः। आप सभी का आपके इस YouTube चैनल गणित एवं फलित ज्योतिष में स्वागत है। हम लोग इस चैनल के माध्यम से प्रारंभ से ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन के क्रम में हम लोग फलित ज्योतिष की कक्षाएं देख रहे हैं और साथ में लघु पाराशरी की भी हमारी कक्षाएं चल रही हैं। आज से हम लोग पुनः एक नए विषय को प्रारंभ कर रहे हैं, जो विषय है पंचांग परिचय। तो यह पंचांग परिचय हम लोग 3 से 4 वीडियो में पंचांग परिचय देखेंगे, जिसमें आज का विषय हमारा रहेगा पंचांग परिचय भाग 1, जिसमें हम लोग पंचांग क्या है इस विषय को जानेंगे। तो पंचांग के विषय में कहते हैं तिथि वारंच नक्षत्रम योगः करणमेव च, अर्थात तिथि वार नक्षत्र योग और करण, इन पांचों को पंचांग कहते हैं। ये 5 अंग हैं, इन पांचों अंगों के मिलने से पंचांग शब्द बना। तो तिथि वार नक्षत्र योग और करण, इन्हीं 5 विषयों पे आज हम लोग विस्तार से नहीं कह सकते, सामान्य रूप से विचार करेंगे, क्योंकि विस्तार से बहुत विषय हो जाएगा। तो जितने आवश्यक विषय हैं उनको हम लोग इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग तिथियों के बारे में जानेंगे। तिथियां कितनी होती हैं, तिथियों के नाम क्या हैं, तिथियों का निर्माण कैसे होता है, तिथियों के स्वामी कौन हैं, क्षय तिथि क्या होती है, वृद्धि तिथि क्या होती है, और तिथियों की संज्ञाएं, इन विषयों को देखने का प्रयास करेंगे। एक तिथि का मान 12 अंश होता है, एक तिथि 12 अंश की होती है, और तिथि का जो प्रारंभ होता है एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय पर्यंत एक तिथि का मान माना जाता है। चंद्रमा की कला के घटने बढ़ने के आधार पर ही तिथियों की गणना की जाती है। तिथियों के नाम क्या क्या हैं? तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी के बाद अमावस्या और पूर्णिमा। एक चीज और जाने, 2 पक्ष होते हैं। एक माह में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में 15 तिथियां होती हैं, कृष्ण पक्ष में 15। 1 से 14 तक दोनों पक्षों में आप गणना करेंगे। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, यहाँ तक दोनों पक्षों में सेम होता है। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होती है और कृष्ण पक्ष में अमावस्या। ये विषय आप ध्यान देंगे। शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि है उसका नाम है पूर्णिमा, और कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि का नाम है अमावस्या। क्योंकि अभी हम लोग जब आगे पंचांग देखना सीखेंगे, वहां पे ये विषय आपको जानना आवश्यक है, इसलिए हम इस विषय को बता रहे हैं। इस विषय की वहां पे आपको अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी, तो इस विषय को आप अवश्य ध्यान दें कि हम लोग की जो गणनाएं होती हैं शुक्ल पक्ष से होगी। तो जो 15वें नंबर की तिथि है वह पूर्णिमा होगी, और जो 23 नंबर की तिथि है वह अमावस्या। तो अमावस्या के सामने हम लोग 30 लिखते हैं। पंचांग में देखेंगे तो वहां पे 30 लिखा होता है और पूर्णिमा में 15 लिखा होता है। इस विषय को मैं एक ही वीडियो में पूरा बताना चाह रहा था, लेकिन पूरा विषय बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो, इसलिए इसको मैंने 2 से 3 भाग में बांटा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये तिथियों के नाम हो गए जो आप प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय आदि जानते हैं, और तिथियों के स्वामी भी होते हैं। जो यह 15 तिथियां हैं, इन 15 तिथियों के अलग अलग स्वामी भी कहे गए हैं। प्रतिपदा के स्वामी अग्निदेव हैं, द्वितीय के स्वामी ब्रह्मा, तृतीया के स्वामी गौरी, चतुर्थी के स्वामी गणेश, और पंचमी के स्वामी नाग, षष्ठी के स्वामी कार्तिकेय, सप्तमी के स्वामी सूर्य, अष्टमी के स्वामी रुद्र, नवमी के स्वामी दुर्गा, दसवीं के यमराज, एकादशी के विश्वदेव, द्वादशी के विष्णु, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, और पूर्णिमा के चंद्रमा, और अमावस्या के पितृ। तो ये विषय को ध्यान देंगे। तिथि किसे कहते हैं हम लोग जान गए हैं कि चंद्र को 12 डिग्री होने में लगने वाले समय को तिथि कहते हैं। सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसी तिथि को पूरे दिन माना जाता है। जो 15 तिथियां हैं, इन 15 तिथियों के अलग अलग स्वामी हैं। हर तिथि पर अपने स्वामी की पूजा करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो तिथियों के नाम, तिथियों के स्वामी। आइए अब जानते हैं क्षय तिथि क्या होती है और वृद्धि तिथि क्या होती है। तो जो तिथि सूर्योदय के बाद शुरू होकर के अगले दिन सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाए उसे क्षय तिथि कहते हैं। पुनः बोल रहा हूं, जो तिथि सूर्योदय के बाद प्रारंभ होकर अगले दिन सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाए उसे क्षय तिथि कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। वृद्धि तिथि किसे कहते हैं? तो जब किसी तिथि में 2 बार सूर्योदय हो जाता है
तो उस तिथि की वृद्धि संज्ञा हो जाती है। जिस तिथि में 2 बार सूर्योदय की प्राप्ति हो उस तिथि को वृद्धि तिथि कहते हैं। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे आज सोमवार का दिन है और सूर्योदय जो है हमारा 5:40 पे हो रहा है और हमारी जो प्रतिपदा तिथि है वह 5:20 पे लग गई है। सूर्योदय भी हुआ नहीं है और हमारी यही प्रतिपदा तिथि अगले दिन 7 बजे तक है और अगले दिन सूर्योदय सुबह 5:41 पे हो रहा है। तो क्या हुआ कि यह प्रतिपदा तिथि जो है सोमवार और मंगलवार दोनों दिन सूर्योदय में प्राप्त है, इसलिए इसको वृद्धि तिथि कहते हैं हम लोग। तो स्पष्ट हो गया हुआ क्षय तिथि वृद्धि तिथि। सामान्य नियम क्या है कि जब किसी तिथि में 2 बार सूर्योदय प्राप्त होगा तो वह वृद्धि तिथि कही जाएगी। तो आइए तिथियों की जो संज्ञाएं हैं उनको देखते हैं, जिसमें से नंदादि संज्ञाएं हैं तिथियों की, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, जिसमें से दोनों पक्षों के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी, इन 3 तिथियों का नाम नंदा है। द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी दोनों पक्षों की इन 3 तिथियों का नाम भद्रा है। तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी दोनों पक्षों की इन 3 तिथियों का नाम जया है। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी इन 3 तिथियों का नाम रिक्ता है। और पंचमी, दसवीं, अमावस्या, पूर्णिमा दोनों पक्षों की शुक्ल में पूर्णिमा और कृष्ण में अमावस्या, इनका नाम पूर्णा है। तो इनके जैसा नाम है वैसा इनका फल है। नंदा में आनंदित कार्य करने चाहिए, भद्रा में कल्याणकारी, जया में जय विजय प्रदान करने वाले, रिक्ता में रिक्त और पूर्णा में पूर्ण, इन कार्यों को इसमें करना चाहिए। तो तिथियों का और भी विषय है, विषय बहुत बड़ा ना हो जाए इसलिए हम इस वीडियो में इतना ही विषय रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे का विषय देखते हैं। तो दूसरा है वार। 7 वार होते हैं जो हम लोग जानते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, यही क्रम चालू हो जाता है। तो 7 वार क्रम से हैं। ये तो सामान्य बात सभी को याद ही होता है। इसका भी एक विषय है कि रविवार के बाद सोमवार क्यों आता है, सोमवार के बाद मंगलवार क्यों आता है। यदि आप इस विषय को जानना चाहते हैं तो एक बार कमेंट करिएगा, नहीं तो विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस विषय को यहाँ पे हम नहीं जोड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा विषय है तिथि, वार, नक्षत्र। तो नक्षत्र किसे कहते हैं? नक्षरती इति नक्षत्रम। कितने नक्षत्र होते हैं? 27। कौन कौन से? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और एक नक्षत्र की मान की बात करें तो 13 अंश 20 कला एक नक्षत्र का मान होता है और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जो अभिजीत नक्षत्र है 28वां नक्षत्र, यह कोई अलग से नक्षत्र नहीं है, बल्कि उत्तराषाढ़ा की अंतिम की 15 घटी और श्रवण नक्षत्र की प्रारंभ की 4 घटी अर्थात 19 घटी, अर्थात 19 घटी का अभिजीत ये नक्षत्र माना जाता है। 19 अभिजीत नक्षत्र 19 घटी का होता है, ऐसा माना जाता है। तो नक्षत्रों का एक नाम और भी है, भ और ऋक्ष। भचक्र हम लोग कहते हैं और ऋक्ष भी नक्षत्र का ही पर्याय नाम है। इन विषयों को आपको जानना चाहिए। तो कितने नक्षत्र कुल होते हैं? 27 नक्षत्र। 28वां कोई अलग से नक्षत्र नहीं है, वह इन्हीं 27 में निहित है, जिसमें से उत्तराषाढ़ा और श्रवण के मध्य में यह अभिजीत आता है। उत्तराषाढ़ा के 15 और श्रवण के 4, 19 घटी का यह नक्षत्र होता है। तो 27 गुणे 4 करेंगे तो 108 चरण होंगे इन नक्षत्रों के। ठीक है, आपको विषय समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग नक्षत्रों को समझ रहे हैं, ये तो नक्षत्रों के नाम हो गए और कुछ मूल नक्षत्र भी हैं और पंचक, इन दोनों विषयों को भी देख लेते हैं क्योंकि हम पंचांग में इन विषयों को भी जानेंगे। तो किन किन नक्षत्र को मूल नक्षत्र कहा जाता है? 6 नक्षत्र हैं जिनको मूल नक्षत्र कहा जाता है। कौन कौन से हैं? तो पहला मूल, दूसरा ज्येष्ठा, आश्लेषा, अश्विनी, रेवती और मघा। इन्हीं 6 नक्षत्रों को गंडमूल नक्षत्र भी कहते हैं। तो गंडमूल कहिए, ये 6 नक्षत्र कौन कौन से? मूल, ज्येष्ठा, आश्लेषा, अश्विनी, रेवती, मघा। इन नक्षत्रों में यदि किसी जातक बच्चे का जन्म होता है तो हम उसको कहते हैं कि मूल में जन्मा है। ठीक है, तो आपको विषय समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और एक विषय और देखते हैं नक्षत्र के विषय में, पंचक। तो अवकहड़ा चक्र में आया है विषय, धनिष्ठा धोत्तरम पंच ऋक्षे स्वेषु त्यजेत बुधः।
तो धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध से, उत्तरार्ध माने आधा नक्षत्र बीत जाने के बाद, जिसमें से धनिष्ठा, सदभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन 5 नक्षत्रों को पंचक के अंतर्गत रखा गया है। पंचक, इस विषय को आप अवकहला चक्र में पढ़ चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो तिथि वार नक्षत्र तक हम लोग समझ गए हैं। योग के विषय में आइए जानते हैं। तो योग 2 प्रकार के होते हैं, एक विष्कुंभादि योग, एक आनंद आदि योग। अभी पंचांग में भी आप देखेंगे तो इधर योग दिए रहते हैं और उधर योगा शब्द एक लिखा होता है। जो योगा लिखा है वही विष्कुंभादि योग है। तो आनंद आदि योग और विष्कुंभादि योग, आनंद आदि योग जो होते हैं वह 28 होते हैं और विष्कुंभादि योग जो होते हैं वह 27 होते हैं। विष्कुंभ प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरीयान, परिघ, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, ऐन्द्र और वैधृति। यह क्या हो गए? यह 27 योग हो गए, विष्कुंभादि योग इनको कहते हैं। आइए आनंद आदि योगों के विषय में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कौन कौन से हैं? 28 आनंद, कालदंड, धूम्र, धाता, सौम्य, ध्वांश, केतु, श्रीवत्स, वज्र, मुद्गर, छत्र, मित्र, मानस, पद्म, लुम्ब, उत्पात, मृत्यु, काल, सिद्धि, शुभ, अमृत, मुशल, गद, मातंग, रक्ष, चर, सुस्थिर और प्रवर्धमान। यह जो 28 आनंद आदि योग है यह मुहूर्त चिंतामणि में विषय आएगा, आगे हम लोग वहां उसको अध्ययन करेंगे। तो इनके सामने देखिए लिखा हुआ है, जैसा इनका नाम वैसा इनका फल है। आनंद में सिद्धिदायक कार्य होते हैं, कालदंड में मृत्यु आदि, माने कार्य को करने से उसमें ऐसी सफलता आपको प्राप्त होती है, ऐसे समझ सकते हैं। आपके सामने लिखा हुआ कोष्ठक में आनंद के सामने देखिए सिद्धि लिखा है, कालदंड के सामने मृत्यु, धूम्र के सामने असुख होता है, धाता में सौभाग्य, सौम्य में बहुसुख, ध्वांश में धनक्ष। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज का जो आखिरी विषय है कर्ण, इस पे विचार करते हैं। कर्ण किसे कहते हैं? तो तिथ्यर्धम कर्ण स्मृतम, तिथि के अर्धभाग को कर्ण कहते हैं। तो एक दिन में 2 कर्ण होते हैं। एक माने तिथि के अर्धभाग को कर्ण कहते हैं। तो एक तिथि का मान क्या है? तो 12 डिग्री की एक तिथि होती है, 12 अंश की एक तिथि होती है। तो जो 12 अंश है तो उसका आधा करेंगे तो 6 अंश का एक कर्ण होता है। कर्ण के 2 प्रकार हैं, एक चर एक स्थिर। तो कर्ण की संख्या जब हम देखते हैं तो 11 कर्ण है, जिसमें से 7 चर हैं, 4 स्थिर हैं। कौन से चर हैं? तो बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि। और विष्टि का ही दूसरा नाम भद्रा भी है। जो हम भद्रादि का विचार करते हैं इसी विष्टि को ही भद्रा भी कहते हैं। ये तो हमारे जो है 7 चर करण है, बाकी जो आगे के 4 हैं उनको स्थिर करण, हम लोग स्थिर करण के अंतर्गत उनको रखते हैं। कौन कौन से? शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंसुघ्न। ये क्या है? 4 जो है स्थिर करण है। 7 चर करण है और 4 स्थिर करण है। इनमें से 1 से 7 तक जो 4 करण है उनकी हम लोग चर संज्ञा करते हैं, और फिर 8 से 11 तक के जो 4 करण हैं इनकी हम स्थिर संज्ञा करते हैं। एक महीने में चर करण की 8 आवृत्ति होती है, माने 8 बार वह करण राउंड लगाते हैं, और जो बाकी 4 करण है वो स्थिर है, वो एक महीने में एक ही बार आते हैं। जिसमें से स्थिर करण सदा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध से प्रारंभ होते हैं। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आधी तिथि के बाद शकुनी करण होता है, अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पद करण, अमावस्या के उत्तरार्ध में नागकरण और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध में किंसुघ्न करण होता है। इसलिए यह स्थिर संज्ञक होते हैं। अर्थात यह जो 4 करण है एक महीने में एक ही बार आते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनी, फिर कृष्ण चतुर्दशी के बाद अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पद, उत्तरार्ध में नाग और फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध में किंसुघ्न करण होता है। तो हमने तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण इन 5 विषयों को जाना। यदि आपको विषय यह समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो एक बार वीडियो को अवश्य फिर से देखें, और जो भी आपको अध्ययन करा रहे हैं उसको नोट्स बनाते रहें, अध्ययन उसका अभ्यास करते रहें। तो हम लोग आगे कल के विषय में हम लोग मास, पक्ष, ऋतु, संवत, शक, अयन, गोल, लग्न, मूल, दिनमान, रात्रिमान आदि बहुत से विषयों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।
आपसे निवेदन रहेगा, यदि आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी ज्योतिष सीख रहे हैं उन तक इस वीडियो को एक बार अवश्य आप पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। नमो नमः।